आज तुम लोगों को पढ़ाना है हमको लाइफ प्रोसेसेस, जो कि 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट बायो का चैप्टर है। और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ना केवल ये चैप्टर 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये आगे आपकी फाउंडेशन भी ले करता है। जब आप क्लास 11 12 में पहुंचते हैं तो ये आपको बेसिक्स क्लियर करता है कि लाइफ प्रोसेस यानी फिजियोलॉजीज हमारे कैसी होनी चाहिए। तो बहुत सरल तरीके से आपको ये चैप्टर समझाते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ ज़िंदा है और क्या चीज़ ज़िंदा नहीं है। तो अगर हम लोग किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या काऊ को अपना जो कड होता है, कड का मतलब होता है जो लगातार चबाती रहती है खाली समय में ना, देखो उसका मुंह च्युइंगम की तरह चलता रहता है, जैसे च्युइंगम आप लोग चबाते हो उसी तरीके से वो भी अपना कड चबाती रहती है। वाइट कलर का पूरा झाग निकलता है, उसको कड कहते हैं। तो अगर हम लोग काऊ को कड चबाते हुए देखें या किसी इंसान को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए स्ट्रीट के ऊपर देखें, सड़क पे ऊपर देखें, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सारे जो लोग हैं ये सब लिविंग थिंग्स हैं। तो अब हम ये कहें कि ये मतलब ये कोई काम कर रहा है इसलिए लिविंग है। तो अगर हम ये कहें कि अब वो इंसान या वो कुत्ता या वो काऊ सो रहे हों, तो भी क्या वो लोग लिविंग होंगे? तो भी हम कहेंगे हाँ भाई वो तो लिविंग है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो लिविंग है? क्यों? क्योंकि हम उनको सांस लेता हुआ देखते हैं और हमें पता है कि जो सांस लेते हैं वो जिंदा होते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स को तुम सांस लेते हुए देखते नहीं हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो जिंदा है? हम तो उनको कैसा देखते हैं, ग्रीन कलर का देखते हैं ज़्यादातर प्लांट्स को। कुछ लोग कहेंगे ना कि हाँ भाई हम प्लांट्स को ग्रीन कलर का देखते हैं, पर उन प्लांट्स का क्या जिनकी पत्तियां जो हैं ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, बहुत सी पीली हो जाती हैं, बूढ़ा प्लांट हो जाता है तब, या बहुत सी दूसरे कलर की पत्ती होती हैं। तो प्लांट्स भी इसका मतलब क्या होते हैं, बूढ़े होते हैं, यानी ग्रोथ होती है उनके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि वो जिंदा है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लिविंग चीज़ों का क्राइटेरिया ये होता है कि उसमें कुछ ना कुछ तरीके का मूवमेंट हो, मतलब चीज़ें हिलें, या कोई ग्रोथ जैसी चीज़ हो रही हो और सांस लेती हो वो चीज़। तो ये सारे कैरेक्टर्स हम लोग कह सकते हैं कि ये सारी कैरेक्टर्स जो होते हैं लिविंग बींग्स के होते हैं। तो प्लांट को अगर हम देखें तो वो कहेंगे यार वो तो ग्रो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि एक जैसा ही दिखता है। पर क्या वो एक जैसा वाकई में था? क्योंकि हमने जब उसको देखा था तो वो एक छोटी सी सीड थी। वो सीड कैसे बड़ी हुई और इतना बड़ा प्लांट बन गई, ट्री बन गई। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं बिना ब्रीदिंग दिखती नहीं, उनके अंदर उनकी नाक ही नहीं होती है, तो हम कहेंगे तो ब्रीदिंग ही नहीं करते हैं। जैसे कि अर्थवर्म है, अर्थवर्म तो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, तो क्या वो जिंदा नहीं है? नहीं, वो जिंदा है। तो थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशन है जो अब 10th में आ गए हो तो तुम लोग धीरे धीरे समझोगे। तो विजिबल मूवमेंट को यूज़ करके अगर हम मानते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लाइफ की, तो ये सही नहीं है। क्योंकि मूवमेंट तो क्या है, कार में भी मूवमेंट होता है, पर कार लिविंग है? बिल्कुल नहीं है। तो मूवमेंट जो होता है छोटे छोटे स्केल पे, वो हमारी आंखों के लिए इनविजिबल होता है। जैसे मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं, वो हमें नहीं दिखते हैं। तो ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, क्या ये ज़रूरी होता है लाइफ के लिए? तो अगर हम ये क्वेश्चन किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट वायरसेस जो होते हैं वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट अपने अंदर नहीं दिखाते हैं जब तक कि किसी सेल को वो इन्फेक्ट ना कर दें। और इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं कि कंट्रोवर्सी है वो एक तरीके की, वो एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। तो अब ये है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या वाकई लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं? तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनके अंदर सेल्स हो सकते हैं, टिश्यूज़ हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं, और इस तरीके से सारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर होता है। तो एनवायरनमेंट का जब उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है लिविंग सेल्स के ऊपर, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंज आता है और ये समय के साथ बदलता रहता है। तो अगर ये ऑर्डर टूट जाता है तो ये ऑर्गेनिज्म जिंदा भी नहीं रह सकता है। मतलब कहने का है कि हमें पता है कि ये सेल है, ये सेल मिलकर टिश्यूज़ बनता है, ये टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है। तो कोई एक वाइटल ऑर्गन बॉडी में से गायब हो जाए या वर्किंग ख़त्म हो जाए लिवर की या किडनी की, तो हमारा ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो लिविंग क्रीचर्स को सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करके रखना होता है, जिसको होम्योस्टैसिस कहते हैं, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। और जो टूट फूट मची है बॉडी के अंदर उसको रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर टूट फूट इकट्ठा होती चली जाएगी तो फिर वो पूरी बॉडी को ख़त्म कर देगी। क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं,
इसलिए मॉलिक्यूल्स को हमेशा डायनामिक होना चाहिए, यानी मूवमेंट शो करते रहना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि मेंटेनेंस प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या हैं, कैसे हमारा लाइफ मेंटेन होती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो मेंटेनेंस फंक्शंस की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ज़रूरी का मतलब ये हुआ कि अगर हम क्लास में बैठे ही हो तुम लोग, या हम सिर्फ सो ही रहे हो, तो ये मेंटेनेंस जॉब तब भी चलती रहती है। ऐसा नहीं कि हमारी छुट्टी संडे को है तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स ने भी संडे को छुट्टी ले ली कि अब हम आज काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो तो क्या हो, हर मिनट हम लोग मरने लगे, क्योंकि अगर हार्ट ने छुट्टी ले ली तो हमारा तो काम खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि जिस वक्त से हमारा एम्ब्रियो बनता है उस वक्त से हार्ट बीट करना शुरू कर देता है, और कब तक बीट करता रहता है, जब तक कि हमारी आखिरी सांस नहीं होती है। तो हमारे ऑर्गन्स कभी छुट्टी पे नहीं जाते हैं, चाहे हम छुट्टी पे जाएं या ना जाएं। तो ये सारे मेंटेनेंस प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी डैमेज यानी किसी भी टूट फूट को सही करने में, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे बाहर से आती है, खाने से आती है। तो एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो क्या करे, बाहर से जो एनर्जी है वो लाए और अंदर उसको ट्रांसफ़र करे चीज़ों, मतलब एक यूजेबल एनर्जी के फॉर्म में वो ट्रांसफ़र हो जाए, और वो एनर्जी जो है हमारे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करे। तो ये एनर्जी जो खाने से मिलती है वो क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन में कहलाती है। तो अगर हमारा बॉडी साइज़ जो ऑर्गेनिजम्स का है वो ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो करता ही है, तो हमको और ज़्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे ना। भाई ग्रो करने का मतलब सिर्फ इतना समझ लो कि जैसे कि एक ईंट लगी है, तो मकान अगर बनाना है तो सिर्फ एक ईंट से काम नहीं चलेगा, कई लेयर्स चाहिए ईंट बनाने के लिए। कमरे बनेंगे, बाथरूम बनेगा, और ड्राइंग रूम बनेगा, लिविंग रूम बनेगा, तब जाके पूरा का पूरा घर तैयार होगा। तो उसी प्रकार से सिर्फ एक सेल से काम नहीं चलेगा। अगर हमारी पूरी ग्रोथ होनी है तो लगातार बहुत सारे सेल्स का एडिशन होगा, और वो सेल्स का जो एडिशन होगा तो उसको फीड कराने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, वो हमको बाहर से चाहिए होंगे। चूँकि लाइफ जो होती है अर्थ की वो डिपेंड करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे। तो ज़्यादातर फूड सोर्सेज जो होते हैं हम लोग खाते हैं वो सारे क्या होते हैं? कार्बन बेस्ड ही होते हैं। तो इनकी जटिलता के ऊपर आधारित अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा वो बहुत सारा तरीके से हो सकता है। क्योंकि एनवायरनमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, इनको भी क्या करना पड़ेगा? उनको तोड़ना पड़ेगा बॉडी के अंदर, और फाइनली एक ऐसा यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर सकें, और बहुत सारे तरीके के मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जैसे कि अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। तो उसके लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होंगे, तभी तो एनर्जी मतलब रिएक्शन है। जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस चलते रहते हैं, बहुत सारे कॉमन केमिकल तरीके होते हैं जिसमें कि मॉलिक्यूल्स टूटते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है, फिर वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, और एटीपी जो होती है वो हमको हर प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। और होता यह है कि जब हम न्यूट्रिशन खाते हैं, फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो होता यह है कि जो खाना खाते हैं उसको ऑक्सीजन बाहर से लेना पड़ता है, वो ऑक्सीजन उस खाने को तोड़ती है और एनर्जी लिबरेट होती है। तो ऑक्सीजन को लेना बाहर से अंदर की ओर, और उसका इस्तेमाल खाने के सब्सटेंसेस को तोड़ करके एनर्जी लिबरेट करने के लिए, ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। तो फिर से समझ लो रेस्पिरेशन क्या है, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है बाहर से, और वो खाने के पार्टिकल्स को तोड़ती है बहुत सारे स्टेप्स में, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में, और एनर्जी लिबरेट करती है। अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जहाँ पे कोई खास ऑर्गन नहीं होता है फूड लेने के लिए, जैसे हम तो मुंह से खाते हैं पर उसके पास कोई मुंह नहीं होता है खाने के लिए, या हम तो नाक से सांस लेते हैं उसके पास कोई नाक नहीं होती सांस लेने के लिए, तो उनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है, या वेस्ट उनके बॉडी में जो बने उसको बाहर हटाना होता है, उसके लिए भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो एक सेल होता है उसकी सरफेस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है, तो बहुत आसानी से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, CO2 बाहर चली जाती है। इसी तरीके से पानी में रहता है तो पानी में आराम से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर रिलीज कर देता है, वो बाहर से अंदर खाने की चीज़ें ले लेता है वो सिंगल सेल का ऑर्गेनिजम्स।
लेकिन क्या होता है जब बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का बढ़ता चला जाता है और बॉडी डिज़ाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें सारे सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। अब हमारी अगर हम लोग अपनी बात करें तो हाथ के अंदर के जो सेल्स हैं वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, केवल बाहरी सतह के जो सेल्स हैं वही कांटेक्ट में हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन काफ़ी नहीं होगा इतने सारे सेल्स की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो हम लोगों ने देखा था पहले कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। तो हमें पता है कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ का क्या फंक्शन है और उनका कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे वो टिश्यू से ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, पूरी बॉडी बनती है। तो ऑक्सीजन का लेना, फूड का तोड़ना, ये भी एक खास तरीके की टिश्यूज़ का ही फंक्शन होगा। फिर भी इससे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि फूड और ऑक्सीजन जो होगा वो एक जगह पे नहीं होते हैं। मतलब खाना मुंह से खा रहे हैं, सांस हम लोग नाक से ले रहे हैं। तो बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको सबकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऑक्सीजन तो हम नाक से ले रहे हैं तो सिर्फ नाक को ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से खाना तो हम मुंह से खा रहे हैं, पर खाना सारे सेल्स को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर सेल के अंदर ऑक्सीजन की मदद से खाना टूटता है और एनर्जी लिबरेट होती है। तो ये सिचुएशन जो होती है वो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत को पैदा करता है, जिससे कि कोई चीज़ हमने ली बाहर से और वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह में। तो केमिकल रिएक्शंस जब यूज़ करते हैं किसी भी कार्बन सोर्स को, यानी किसी भी खाने के स्रोत को, और ऑक्सीजन जब ली जाती है बाहर से एनर्जी जनरेशन के लिए, तो उससे कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि दैट आर नॉट ओनली, वो मतलब बॉडी के लिए यूजलेस होते हैं और वो कभी कभी हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं अगर बहुत देर तक इकट्ठा होंगे। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होंगे उनको रिमूव भी करना की ज़रूरत पड़ती है। तो एक और सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, एक्सक्रीशन की ज़रूरत पड़ी। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी, एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ी, एक एक्सक्रीशन की ज़रूरत पड़ी, एक रिस्पायरेशन की ज़रूरत पड़ी। देखो ये सारे लाइफ प्रोसेस हमारी ज़रूरत के हिसाब से चलते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से बेसिक रूल्स जो होंगे बॉडी के, मल्टी सेलुलर बॉडी आर फॉलोड। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो होगा एक्सक्रीशन का वो भी डेवलप होगा। तो इसका मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा वेस्ट को सेल से उस एक्सक्रीटरी टिश्यू में, और फिर उसको वो बाहर करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है पहली एक्सरसाइज की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो डिफ्यूजन क्यों ज़रूरी मतलब इनसफिशिएंट होता है? इसलिए इनसफिशिएंट होता है क्योंकि हम मल्टी सेलुलर बॉडी से बने हुए हैं और हमारा हर सेल बाहर के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता। ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द आउटर एनवायरमेंट, एंड दैट इज वाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans. दूसरा क्वेश्चन है, what criteria do we use to decide whether something is alive? क्राइटेरिया हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे? सारे लाइफ प्रोसेसेस है, रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे क्राइटेरिया हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। What are outside raw materials used for an organism? आउटसाइड रॉ मटेरियल्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन ही जो होता है वो रिस्पायरेशन का एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है और उसी से हेल्प से हमारा भोजन टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट देता है और बहुत सारी एनर्जी लिबरेट करता है। और ऑर्गेनिज्म CO2 भी यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, वो तो CO2 यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? कौन सा प्रोसेस ज़रूरी होता है लाइफ को मेंटेन करने के लिए? रिस्पायरेशन, क्योंकि रिस्पायरेशन ही होता है जो वो ऑक्सीजन की मदद से खाने को तोड़ता है और एनर्जी रिलीज कराता है। तो रिस्पायरेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से ये भी हम लोग एक एक्सरसाइज हम लोगों ने की है और अब हम न्यूट्रिशन पे आए हैं। न्यूट्रिशन के लिए अभी 14 मिनट्स का ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, तो न्यूट्रिशन हम नेक्स्ट रन पे टेकअप करेंगे। एंड अभी तक हम 11th 12th का ही कर रहे थे, तो आज हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th का करना। और अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे तो आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, बाकायदगी से आएंगे। हो सकता है अगर आप अच्छा रिस्पांस दो तो एक दिन में 2 से 3 वीडियोस भी आ सकते हैं, बशर्ते आप लोग पढ़ो, क्योंकि आप लोग चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करने का सिर्फ इतना मकसद है कि कोई भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे तो सबसे पहले आपके दरवाजे पे पहुंचेगी वो इन्फॉर्मेशन और आपको उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। इसलिए प्लीज़ कुछ करना नहीं है, जैसे वीडियो ख़त्म होता है बेल आइकन को प्रेस करो, अपने आप चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, नई नोटिफिकेशंस आपको तुरंत तुरंत मिलती रहेंगी। और आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करो, सब्सक्राइब करो और इसी तरीके से पढ़ते रहो।